हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई पे होगा क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं और आपके पास पर्याप्त समय है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी हमारी एनआईएस द्वारा संचालित बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स के लिए, जिसमें हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन कर रखा है और आज हम पेपर 1 का दूसरा चैप्टर देखते हैं और इसमें प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे कैसे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया है तो इस चैप्टर से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप नहीं बना पाएंगे, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में या पूरे प्रश्न में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी गई है। आप बैठ के आराम से लिख सकते हैं अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो। और आपके पास शब्दों की कमी नहीं है, बस आपको फैक्ट जानना है। अगर आपने फैक्ट जान लिया और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप खुद वेल वर्स्ड हैं शब्द बनाने में और वर्ड फॉर्मेशन करके आप अच्छे से अच्छे और बेहतर तरीके से अपने उत्तर को लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर 2 में क्या है, जो कि पेपर 1 का ही चैप्टर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनआईएस प्रश्न पूछता कैसा है। तो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि बचपन में समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण यानी कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन से हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक और बाल श्रम एवं शोषण को समझाइए। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको कैसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बचपन की बात कर लें। बचपन मानव जीवन का वह प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास होता है। इसी काल में बच्चा समाज के नियम, मूल्य, मान्यताएं और व्यवहार सीखता है। यह सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। कि दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले चैप्टर में बचपन को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो चैनल में जाके देख सकते हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने वो वीडियो भी डाल रखी है। और चलिए आगे देखते हैं कि समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण का क्या अर्थ है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा समाज के रीति रिवाज, मूल्य एवं नैतिकता, भाषा और व्यवहार तथा सामाजिक भूमिकाएं सीखता है। जैसे कि अगर बच्चा पैदा हुआ, हम मानव क्यों हैं, जीव तो हम हैं ही, लेकिन हम मानव क्यों, क्योंकि हमें सामाजिकता आई, हमारे पास बुद्धि है, हम नैतिक विकास हमारे अंदर हुआ है। तो हम जो मनुष्य हैं वो जानवरों से अलग सिर्फ इसीलिए हैं कि हमारे अंदर सोशलाइजेशन है, हमें नैतिकता आती है, हमारे अंदर ये संवेग है और हम सारी चीज़ों को भली भांति समझते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। बचपन में समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण जो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है वो कौन कौन से हैं। तो बचपन में समाजीकरण के 2 प्रकार। सबसे पहला जो है वो प्राथमिक समाजीकरण है। जो प्राथमिक समाजीकरण में हमारा परिवार आता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से और स्कूल जाने तक की जो अवस्था होती है वो अपने परिवार में ही निभाता है, परिवार में ही वो रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा अपने परिवार से कुछ नहीं सीखता, बच्चा अपने परिवार से बहुत कुछ सीखता है। जैसे कि सबसे पहले वो अपने परिवार में मातृभाषा सीखता है, परिवार के लोगों के साथ बैठना और सारी चीज़ें जो भी हैं, बड़ा छोटा, ये सारा ज्ञान वो अपने परिवार में रह के ही प्राप्त करता है। तो सबसे पहले बचपन का या बच्चे का पहला स्कूल अगर कहा जाए तो वह उसका खुद का परिवार है। वह परिवार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखता है विद्यालय आने से पहले जो वह सीख के पारंगत हो चुका होता है, और विद्यालय में आके उसका और ज़्यादा विकास होता है। जो द्वितीय समाजीकरण है उसमें है विद्यालय, मित्र, समाज के माध्यम से। और उसके अलावा जो समाजीकरण करने का तीसरा कारक है वह है मीडिया, इंटरनेट, टेलीविज़न। मीडिया जिसके अंतर्गत इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आदि सम्मिलित हैं। तो मुख्यतः ये कारक हैं जो बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहला कारक परिवार। समझते हैं कि परिवार की क्या भूमिका है। तो मनुष्य समाज में व्यवहार करना सीख कर पैदा नहीं होता है, वे अपने व्यवहार का अधिकांश भाग अपने परिवेश से सीखता है। अधिकतर मनुष्य अपने घर से सीखना शुरू करते हैं। कभी कभी उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जाता है, लेकिन अक्सर वे दूसरों को देखकर सीखते हैं। सही बात है, वो अपने घर में देखता है कि हमारी माता खाना कैसे बनाती हैं, तो कभी कभी बैठ के खुद ही रोटी बेलना शुरू कर देता है और वो दिखाता है कि हाँ मम्मी ऐसे काम करती हैं या पापा हमारे ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे जाते हैं। तो वह अनुकरण करता है और बहुत कुछ सीखता है। फिर देखिए, परिवार ही पहला सामाजिक समूह है जिससे वह व्यक्ति के संपर्क में होता है, इसलिए इसका उसके विकास और व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि यह माना जाता है कि बाल विकास पर परिवार का प्रभाव, या सरल शब्दों में कहें तो बालपन
बाल पालन में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे के विकास में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परिवार ही बच्चे को प्यार, सुरक्षा, मूल्य, सामाजिक कौशल सिखाने वाला पहला और सबसे प्रभावशाली वातावरण है, जो उसके भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक नींव को मजबूत करता है, जिससे वह एक आत्मविश्वासी और जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। परिवार ही बच्चों को नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत और दुनिया को समझने की समझ देता है, जिससे उनका व्यक्तित्व और भविष्य बनता है। तो दोस्तों, आपके घर में बच्चे होंगे, आप खुद जानते होंगे कि जो बच्चे हैं वो अपने परिवार से क्या क्या सीखते हैं। नैतिक विकास, सामाजिक कौशल, ये सारी चीज़ें उन्हें अपने परिवार से मिलती है। बच्चों को प्यार, सुरक्षा का अनुभव अपने परिवार में होता है। यही रीज़न है कि वो जल्दी परिवार के बाहर के किसी सदस्यों से मिलने जुलने में बहुत ज़्यादा उनको अच्छा फील नहीं होता है। वो आसानी से किसी से जल्दी मिलते घुलते नहीं है। कई बच्चे दूसरों को देख के रोना भी प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उनको असुरक्षा का जो भाव होता है उनके अंदर पैदा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि परिवार की क्या भूमिका है। भावनात्मक और सामाजिक विकास, सुरक्षा और विश्वास। परिवार बच्चों को प्यार, सुरक्षा और विश्वास की भावना देता है, जो कि भावनात्मक विकास के लिए जरूरी है। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि परिवार में बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उनको प्यार की अनुभूति होती है, उनको लगता है कि जो मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य मेरे प्रति प्रेम को दिखाते हैं, तो उनको उस वातावरण में उनकी जो भावनाएं होती हैं वो बहुत अच्छे से विकसित होती हैं। आगे देखिए, सामाजिक कौशल। बच्चे परिवार में ही दूसरों के साथ बातचीत करना, साझा करना, सहानुभूति रखना और रिश्ते बनाना भी सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार में जो दूसरे भाई बहन होते हैं या दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, जिससे उनकी मातृभाषा का भी विकास होता है। धीरे धीरे वो अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं अपने भाई बहनों के साथ, और उनके अंदर सहानुभूति की भावना भी विकसित होती है। आत्मसम्मान। एक सहायक परिवार में बच्चों में आत्मसम्मान और आत्ममूल्य की भावना भी विकसित होती है। आगे देखिए, संज्ञानात्मक और शैक्षिक विकास। पहला, स्कूल। परिवार बच्चे का पहला शिक्षक, जो भाषा, संचार और शुरुआती सीखने की नींव रखती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी बच्चे का जो पहला विद्यालय होता है वह उसका परिवार होता है, और वो विद्यालय आने से पूर्व अपने साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके आता है। प्रेरणा और अवसर। माता पिता बच्चों को सीखने और अन्वेषण के लिए प्रेरित करते हैं और उचित अवसर प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक शिक्षा। परिवार बच्चों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से परिचित कराता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म का है तो उस बच्चे के संस्कृति के अनुसार उसका पालन पोषण होता है और वह अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति अवेयर होता है। वहीं बात करें दूसरे किसी धर्म के बच्चे के बारे में, तो वह अपने घर से अपनी संस्कृति और कल्चर को समझता हुआ पलता और बढ़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य और विकास। देखिए, शारीरिक और स्वास्थ्य विकास। परिवार बच्चों को उचित पोषण, स्वच्छता और चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, जो कि उनको शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आदतें। घर पर स्वस्थ आदतों को सिखाना, उनका पालन करवाना परिवार की जिम्मेदारी है। आगे देखते हैं, चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य। परिवार बच्चों को सही गलत, ईमानदारी और जिम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देता है। बात करते हैं कि विद्यालय। अब दूसरा जो समाजीकरण का कारक है वह है विद्यालय। आइए देखते हैं कि हम विद्यालय से बच्चों को कैसे प्रभावित करते हैं। विद्यालय बच्चे के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण औपचारिक अभिकरण। जैसा कि आपको पता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे पहले अपने परिवार में होता है, लेकिन जो परिवार है वह उसकी अनौपचारिक अभिकरण है उसको सिखाने की। लेकिन अगर बात करते हैं औपचारिक अभिकरण की, तो जो विद्यालय है वह सबसे पहला और महत्वपूर्ण औपचारिक अभिकरण है। परिवार के बाद बच्चा सबसे अधिक समय अपने विद्यालय में बिताता है। ये सब हमने देखा है। जब बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं तो वह अपना 5 से 6 घंटा आराम से स्कूल में बिताते हैं और वहाँ पे उनके समाज के नियम, मूल्य और व्यवहार सीखने का काम होता है। विद्यालय बच्चे के लिए औपचारिक समाजीकरण का प्रमुख केंद्र है। आइए देखते हैं कि विद्यालय की क्या भूमिका है और क्या क्या प्रभाव है। विद्यालय बच्चों को अनुशासन, समयबद्धता और नियमों का पालन सिखाता है। उनके अंदर सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टीम भावना का विकास करता है। नेतृत्व, उत्तरदायित्व और आत्मनियंत्रण का भी विकास करता है। शिक्षक को आदर्श मानकर मूल्य और नैतिकता सीखना, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक मूल्य और सहिष्णुता की समझ भी बच्चे को विद्यालय में आने के बाद ही होती है। जो तीसरा कारक है वह है मित्र या सहपाठी। देखते हैं कि मित्र समूह के बच्चे सामाजिक
और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी क्या भूमिका और क्या प्रभाव है, आइए आगे देखते हैं। मित्रता और सहयोग की भावना, आत्म अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास का विकास, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक स्वीकारता और पहचान की भावना। जैसा कि बच्चे जब अपने मित्र दोस्तों के साथ होते हैं तो उनके साथ वह खेलते हैं, वो उनके साथ अपने खेल में अपना डिसीजन लेते हैं, जिससे उनको डिसीजन मेकिंग की क्षमता जो होती है, कैपेबिलिटी, वो बढ़ जाती है। वह अपने सामाजिक स्वीकारता की पहचान की भावना को भी यहीं पे डेवलप्ड करते हैं। आगे देखिए, तीसरा जो है वह है समाज के माध्यम से बच्चों का जो विकास होता है, या समाज के माध्यम से समाजीकरण होता है। समाज बच्चे के व्यापक सामाजिक ढांचे से परिचित कराता है। जब बच्चा अपने परिवार में होता है तो उसको समाजीकरण का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उसका जो समाज है वह उसका परिवार होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा परिवार से बाहर निकलता है, स्कूल में आता है, लोगों से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, तो यहाँ पे उसका एक अलग समाज होता है। जब वह खेल के मैदान में जाता है तो समाजीकरण की जो ढांचा है वह व्यापक हो जाती है। देखते हैं कि क्या भूमिका है और क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले सामाजिक नियम, परंपराएं, सांस्कृतिक मूल्य, अधिकारों और कर्तव्यों की समझ उसमें आती है। सामाजिक भूमिका जैसे कि नागरिक, विद्यार्थी आदि का ज्ञान होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक आचरण का विकास होता है। विविधता, समावेशन और सह अस्तित्व की भावना भी डेवलप्ड होती है। आगे जो प्रभावित करने वाला कारक है वह बच्चों की सामाजिकता में प्रभावित करने वाला मीडिया का प्रभाव, यानी कि मीडिया किस तरीके से बच्चे की सामाजिकता को प्रभावित करता है वह हम इस टॉपिक में देखेंगे। आधुनिक युग में मीडिया, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कार्टून, गेम्स आदि बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। सही बात है। अब आजकल के बच्चों को आपने देखा होगा कि वो बहुत छोटे होते हैं, उनको जब अभी पेन चलाना नहीं आता, लेकिन वो फ़ोन उठा के और अपनी पसंद की चीज़ें उसमें खुद लगाना सीख गए हैं। वो खुद लगा के देखना शुरू कर देते हैं। तो आजकल के बच्चों को आप मीडिया से वंचित नहीं रख सकते हैं। यह एक बड़ा माध्यम बन गया उनके सोशलाइजेशन का। मीडिया जो है वो बच्चों के विचार, व्यवहार, भाषा और सामाजिक संबंधों की गहराई से प्रभावित करता है। क्योंकि मीडिया जो है वो एक ऐसा यंत्र कह लीजिए, या एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को हर तरीके से, क्योंकि वो एक ऑडियो विजुअल प्रभाव छोड़ता है। बच्चा देख के भी सीख रहा है, सुन के भी सीख रहा है। तो वो जो भी चीज़ें उसने देखी हैं वो उसको बहुत जल्दी सीखने को मिल जाती हैं। वो बहुत हद तक उस बच्चे को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। और आपने देखा होगा कि अगर आप लिखी हुई कोई चीज़ बच्चे को देंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो देर से सीखेगा। लेकिन अगर उसी बात को आप किसी मीडिया के कारण सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी सीख जाता है। जैसे कि अगर आपने अपने बच्चे को गा के पोएम सिखाया तो वह सीखने में थोड़ा विलम्ब करेगा, लेकिन उसी पोएम को आपने ऑडियो विजुअल माध्यम से चला दिया तो वह जल्दी सीख जाता है। चलिए देखते हैं, ज्ञान और जागरूकता में वृद्धि। नए विचार, जानकारी और घटनाओं से परिचय होता है। सामाजिक मुद्दों, संस्कृति और परंपराओं की समझ, भाषा और संचार कौशल का विकास होता है तथा शब्दावली में भी वृद्धि होती है। क्योंकि मीडिया में जो शब्द होते हैं उनको कुछ ऐसे मिलते हैं जो रोज़मर्रा की जीवन में हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा मीडिया से जुड़ता है तो उनको ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो वह सीखता है, जो उनके लिए नया होता है और वो बहुत ही प्रभावी होता है। और ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। आगे देखते हैं, अभिव्यक्ति एवं संवाद की क्षमता में सुधार। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मीडिया होता है वह नए नए शब्द बच्चों के सामने लेके आता है, जिससे बच्चों के जो संवाद करने की क्षमता होती है उसमें सुधार होता है। वो बहुत अच्छे वर्ड कैप्चर करता है, उसको अपने दिमाग में रहता है, उसको बार बार यूज करता है और उससे उसकी अभिव्यक्ति और संवाद की क्षमता जो होती है वो भी सुधार हो जाता है। सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, सहयोग की भावना बढ़ती है, मित्रता, सहानुभूति जैसे गुण, नैतिक कहानियों और शैक्षिक कार्यक्रमों से सीख मिलती है। जैसे कि हमने स्कूलों में अपने दीक्षा पोर्टल से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे वहाँ से जल्दी सीखना शुरू किए, उनको नैतिक कहानियों के बारे में जानकारी मिली। चलिए आगे देखते हैं, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता। शैक्षिक वीडियो, कहानियाँ, चित्रांकन, नई सोच और कल्पना शक्ति का विकास होता है। बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ बाह्य कारक हैं जो उनके विकास में अंतर के कारण देखे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। सामाजिक अंतर।
कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के विकास को प्रभावित करती हैं, उसके जो सामाजिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, उसको कैसे प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले सामाजिक अंतर यानी कि सोशल डिफरेंसेस। आइए देखते हैं। सामाजिक वर्ग। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य का अवसर मिलता है, जबकि निम्न वर्ग के बच्चों को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनका विकास प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक ऐसा बच्चा जो पूरी तरीके से अच्छे पोषण और अच्छी जगह, अच्छे परिवार में है, उसको अच्छे पोषण तत्व मिलते हैं, तो उनका विकास जो होता है वो अच्छे से होगा, उनको संसाधनों की कमी नहीं होगी। लेकिन जब कोई निम्न वर्ग के बच्चों में संसाधनों की कमी होती है तो उससे उनका विकास भी प्रभावित होता है। लैंगिक भूमिकाएं यानी कि जेंडर रोल्स। कई समाज में लड़कों और लड़कियों से अलग व्यवहार की अपेक्षाएं होती हैं, जो उनके खेल, शिक्षा और भविष्य के लक्ष्यों को प्रभावित करती हैं। अभी भी हमारे समाज में जेंडर रोल्स जो होते हैं वो बहुत प्रभावी हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। कुछ अगर लड़कियां हैं तो उन्हें खेल में ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जबकि लड़कों को खेल की तरफ प्रोत्साहित करते हैं लोग। तो ये भी बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारक है। सामाजिक अपेक्षाएं यानी कि सोशल एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी। सामाजिक संरचना यह तय करती है कि बच्चों से क्या उम्मीद की जाती है, जैसे कुछ संस्कृतियों में आज्ञाकारी होना और दूसरों से मुखर होना। जो सामाजिक एक्सपेक्टेशन है यानी कि हम अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यह भी तय करती है कि हम बच्चों से ये चाहते हैं कि बच्चे आज्ञाकारी हों, दूसरों से मुखर हों। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करती हैं। आगे देखिए आर्थिक अंतर। इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या होती हैं। संसाधनों तक पहुंच। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक स्थिति में बच्चों के भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक सामग्रियों की उपलब्धता को सीधे प्रभावित करती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर एक ऐसा बच्चा है जिसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके पास नहीं है, तो उसको अपने भोजन, आवास और जितनी भी शैक्षिक सामग्रियां हैं वह बिल्कुल एकदम अच्छी मिलेंगी, जिससे उनके विकास को एक अच्छा आयाम मिलेगा और सारी चीज़ें डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होंगे। लेकिन अगर एक वंचित वर्ग का कोई बालक है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, सारे संसाधनों की कमी कहीं ना कहीं होगी जो उनके विकास को प्रभावित करेंगी और विकास अच्छी तरीके से नहीं होगा। जिस स्पीड से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं होगा। शिक्षा के प्रकार। टाइप ऑफ एजुकेशन। अमीर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूल और महंगी शिक्षा मिल सकती है, जबकि गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों या औपचारिक शिक्षा के लिए ही रह सकते हैं। आगे देखिए जोखिम कारक यानी कि रिस्क फैक्टर। गरीब बच्चों को बाल श्रम, दुर्व्यवहार और शोषण जैसे जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं। गरीबी बच्चों को बाल श्रम, दुर्व्यवहार और शोषण जैसे जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। जाहिर सी बात है, अगर बच्चे निम्न अभाव में जिए तो उनके अंदर ये जो श्रम है उसकी भावना आ ही जाती है, उनको काम करना पड़ता है अपनी जीविकोपार्जन के लिए। आइए आगे देखते हैं सांस्कृतिक कारक। सोशल डिफरेंसेस क्या होती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया। कुछ संस्कृतियां सामूहिकता पर जोर देती हैं, समूह के लिए काम करना, जबकि अन्य व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत उपलब्धि पे। पालन पोषण के तरीके। अलग अलग संस्कृतियों में अनुशासन, प्यार और बच्चों की स्वतंत्रता को लेकर अलग अलग तरीके होते हैं जो बच्चों के भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। मूल्य और विश्वास। धार्मिक या जातीय पृष्ठभूमि बच्चों के विश्व दृष्टिकोण, नैतिक और सामाजिक व्यवहार को आकार देती है। सीखने के तरीके क्या क्या होते हैं। औपचारिक शिक्षा बनाम सामुदायिक भागीदारी और सांस्कृतिक प्राथमिकताएं भिन्न होती हैं। वातावरण बच्चे के दृष्टिकोण, विश्वास और व्यक्तिगत लक्षणों को गहरे रूप से प्रभावित करती है। तो ये तो रहा आपके बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले जो भी डिफरेंसेस हैं। आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी प्रश्न का जो दूसरा सब पार्ट था उसमें था कि बाल श्रम को आप समझाइए कि क्या है बाल श्रम। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि बाल श्रम और शोषण क्या होता है। चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, बच्चों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार जिसमें उनकी उम्र के हिसाब से खतरनाक, हानिकारक और उनके विकास में बाधा डालने वाले कामों में लगाया जाता है, जिससे उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होता है। बाल श्रम हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि जो भी 14 वर्ष से कम के बालक हैं
उनको बाल श्रम में लगा दिया जाता है, वो काम करते हैं। हाँ, हम अपने स्कूल के परिवेश में ही देखते हैं कि कई सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आते हैं और उनके घर जाने पे पता चलता है कि उनको खेतों में काम करने के लिए भेज दिया गया है। तो वो भी एक श्रम का कोई ना कोई तरीका है, जिससे बच्चा जो क्या होता है कि वह कहीं ना कहीं विद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाता है, और हमें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा तत्परता से काम करना होता है। आइए देखते हैं आगे कि यह गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसे कारणों से होता है। इसमें बंधुआ मजदूरी, तस्करी, बाल वेश्यावृत्ति, बाल सैनिक बनाना जैसे रूप शामिल हैं, जिससे भारत सहित दुनिया भर के कानून रोकते हैं। लेकिन इसे खत्म करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जागरूकता की ज़रूरत है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि हमारे ही स्कूल में बच्चे जो होते हैं, जो हमारे 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अभी बहुत ही छोटे होते हैं, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होते हैं, कई सारे बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। उनका कारण ये होता है कि उनको उनके घर वालों ने कहीं ना कहीं श्रम के रूप में उनको लगाया हुआ है। कहीं या तो जाके वो खेतों में काम करते हैं या फिर किसी दुकान पे जाके काम करते हैं। तो ऐसे बच्चों को वहाँ से हटाने के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन को बंद करने के लिए हमारे संविधान में भी कई सारे रूल बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं कि बाल श्रम आखिर इसको कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से ऐसा कोई काम करवाना जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और बचपन छीन ले, जैसे ईंट भट्ठे, घरेलू काम, खेती, खानों में काम करना या ढाबों पे काम करना, ये होता है बाल श्रम। बाल श्रम एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और मानवाधिकार संबंधित समस्या है, जो न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय है। इसको जल्द से जल्द और जितनी जल्दी और जितनी तत्परता से खत्म की जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। आगे देखिए, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण, बच्चों का शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण करना, जैसे उन्हें बंधुआ मजदूर बनाना, कर चुकाने के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए बेचना, ड्रग्स तस्करी या भीख मांगने के लिए मजबूर करना, या उन्हें बाल सैनिक बनाना। देखिए, बाल श्रम के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो कारण होता है गरीबी, जो कि हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने इस परिवेश में आसपास ही देख सकते हैं। जो गरीबी होती है वो सबसे बड़ा कारण है बाल श्रम का। आइए देखते हैं, पहला निर्धनता यानी कि पॉवर्टी। भारत में करोड़ों परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माता पिता को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बच्चों को कार्यों में लगाना पड़ता है। वे समझते हैं कि बच्चों की कमाई भी परिवार के लिए उपयोगी है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़ा परिवार है वह बच्चे को बच्चा नहीं समझता है, वो सोर्स ऑफ इनकम, वो एक हैंड समझता है कि ये भी एक हैंड है जो इनकम का सोर्स है। तो सबसे बड़ी जो कारण है बाल श्रम का, वो हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में ही कह लीजिए, वह एक निर्धनता है या गरीबी है। दूसरा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी। सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति, शिक्षकों की अनुपस्थिति, अधोमानक पाठ्यक्रम पर कमजोर अधोसंरचना बच्चों के स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण है। जो बच्चे हैं उनके बाल श्रमिक बनने का दूसरा कारण यह है कि उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है। जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ शिक्षक नहीं है, कि कोई विद्यालय एकल शिक्षकों पे चल रहा है, वो किसी अन्य कामों में लग गए हैं, तो पूरा दिन विद्यालय ऐसे ही रह जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो कि उनके शिक्षा को कहीं ना कहीं ख़राब करता है, और उनके पास कोई और काम नहीं बचता है, वह जाके बाल श्रम करने लगते हैं। तीसरा देखिए, अनौपचारिक असंगठित अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व। भारत में बड़ी संख्या में लोग अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि जहाँ कोई न्यूनतम वेतन, काम के घंटे या सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र बाल श्रमिकों को सस्ते श्रमिक रूप में नियोजित कर देते हैं। आगे देखिए, जागरूकता की कमी। अभिभावक अक्सर यह नहीं जानते कि बाल श्रम बच्चों की दीर्घकालिक प्रगति के लिए कितना हानिकारक है। उन्हें यह भी जानकारी नहीं होती है कि यह गैर कानूनी है। ये एक कारण हो सकता है कि जागरूकता की कमी है। अगर अभिभावकों के अंदर जागरूकता की कमी है तो वह उनको अभी के लिए तो ये सही लग रहा है कि हाँ, हमारा बच्चा जा रहा है, ये सोर्स ऑफ इनकम है हमारे लिए, लेकिन अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो दीर्घकालिक प्रगति को रोक देगा। यानी कि आने वाले समय में भी वह वैसे ही श्रम करता रहेगा, उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उसके उस हिसाब से नहीं बढ़ सकता है जो वह बच्चा वाकई में डिजर्व करता है आफ्टर एजुकेशन। आगे देखिए, प्रवसन यानी कि माइग्रेशन।
प्रवासी परिवारों के बच्चों के पास स्कूल या सुरक्षा का कोई स्थिर आधार नहीं होता, जिससे वे श्रमिक बनने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो माइग्रेट करते रहते हैं, जिनका परिवार माइग्रेट करता है, आज वो यहाँ हैं, कल कहीं और हैं, परसों कहीं और हैं, तो जब वो कहीं एक जगह स्थिर रहते नहीं हैं, उनका रहने का आधार ही स्थिर नहीं है, तो उनकी शिक्षा कैसे पूरी होगी। मान लीजिए आज कोई परिवार यहाँ पे 2 महीने के लिए रहता है, यहाँ पे आके अपने जीवन जीविकोपार्जन का साधन ढूंढता है और 2 महीने बाद कहीं किसी और जगह शिफ्ट हो जाता है, तो फिर वो कैसे अपने परिवार के अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की कोई शिक्षा पूरी कराने में समर्थ हो पाएगा। यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक कारण है। आगे देखिए, भेदभाव एवं सामाजिक परंपराएं। दलित, जनजातियों और वंचित वर्गों के बच्चे अक्सर शिक्षा और सुरक्षित से वंचित रह जाते हैं। यह हमारे समाज की एक बहुत ही बड़ी दुविधा है, या आप कह लीजिए कि यह हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा कलंक है कि ऐसे बच्चे जो सिर्फ इसलिए शिक्षा से वंचित रह जाते हैं कि वह दलित वर्ग के हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनको इन सारी चीज़ों से मतलब ही नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा कारण है उनके शिक्षा से वंचित रहने का कि वह एक ऐसे वर्ग से बिलोंग करते हैं जहाँ जो दलित है या जनजातीय हैं या वंचित हैं, और वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कुछ समुदाय में बच्चों से कार्य कराना पारिवारिक या सामाजिक परंपरा भी मानी जाती है, और कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जहाँ पे बच्चे अगर काम करते हैं तो वह उनका कल्चर का एक भाग है या उनकी सोशियो कल्चर का भाग है, तो फिर वहाँ पे ये सारी चीज़ें वो आराम से बिना भेदभाव के, बिना किसी समस्या के अपने बच्चों से कराते हैं। अब देखिए, बाल श्रम के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो परिणाम है वह है स्वास्थ्य हानि। बाल श्रमिक अक्सर खतरनाक और विषैले वातावरण में काम करते हैं, जैसे खदानें, रसायन कारखाने या ईंट भट्ठे। इससे उन्हें शारीरिक चोटें, फेफड़ों की बीमारी, त्वचा रोग, थकान, कुपोषण आदि का सामना करना पड़ता है। दूसरा, शिक्षा से वंचित होना। काम करने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिससे वे बुनियादी साक्षरता और कौशल से वंचित रह जाते हैं। यह उनके भविष्य में बेहतर रोजगार के जीवन से वंचित करता है। तीसरा, मानसिक और भावनात्मक हानि। लगातार कार्य, मारपीट, गालियाँ और अपमानजनक व्यवहार से बच्चे मानसिक रूप से कुंठित हो जाते हैं। उन्हें बचपन का समान विकास नहीं मिल पाता। स्वाभाविक सी बात है, अगर जो बच्चा है वो लगातार काम करता रहेगा और ऐसी जगह काम करेगा जहाँ उसके जो मालिक हैं उससे गालियाँ दें या अपमानजनक व्यवहार करें, तो वो उसकी जो कुंठा है वो मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और उसका जो विकास है बचपन का वो सामान्य नहीं रह पाएगा, वो कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। आगे देखिए, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला जो इसमें है वो है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन। बाल श्रम और उनके मौलिक अधिकार जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य, विकास और गरिमा के अधिकार का हनन करता है। दूसरा, गरीबी चक्र। बाल श्रमिक बिना शिक्षा के बड़े होते हैं और भविष्य में कम वेतन वाली नौकरियों में फंस जाते हैं, जिससे अगली पीढ़ी भी निर्धनता का शिकार बन जाती है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति, एक घर का एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ लिख के अच्छा काम करता है, तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह भी उसके देख रेख में अच्छी पढ़ाई करेंगे, उनका भविष्य भी अच्छा होगा और अच्छी वेतन वाली नौकरियां कर सकते हैं, या अगर उनके अंदर कोई स्किल है तो वह अपने स्किल को निखारते हुए अच्छा कमा सकते हैं। आगे देखिए, सामाजिक विषमता और विखंडन। बच्चों की क्षमता और समुचित विकास न हो पाने से समाज में कुशल मानव संसाधन की कमी हो जाती है, जिससे असमानता और विखंडन बढ़ जाता है। समाधान के क्या क्या तरीके हैं ये देखते हैं। शिक्षा, सभी बच्चों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, आरटी शिक्षा अधिकार का कानून लागू करना, स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाना और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर एक परिवार में एक महिला शिक्षित है तो वह अपने आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षा देकर शिक्षित ही बनाएगी। अतः महिलाओं की शिक्षा पे आजकल विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगे देखिए, कानून और प्रवर्तन। बाल श्रम निषेध अधिनियम, चाइल्ड लेबर एक्ट, प्रोविजन एक्ट जैसे कानूनों को सख्ती से लागू करना, दोषी नियोक्ताओं को दंडित करना और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करना। दूसरा है जागरूकता। माता पिता, समुदायों और नियोक्ताओं को बाल श्रम के हानिकारक प्रभाव के बारे में शिक्षित करना। मीडिया और एनजीओज की मदद से जागरूकता फैलाना। आर्थिक सहायता, गरीब परिवारों को मनरेगा, स्वास्थ्य बीमा की छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं से जोड़ना ताकि वे बच्चों को काम पर भेजने की बजाय शिक्षा दे सके। सामाजिक सुरक्षा, बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना और उन्हें स्वास्थ्य देखभाल व मनोवैज्ञानिक सहायता देना। नेक्स्ट है सामुदायिक भागीदारी। बाल मित्र गांव जैसे मॉडल अपनाना,
और स्थानीय स्तर पर समस्याओं को हल करने के लिए योजनाएं बनाना। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियां, कंपनियों को बाल श्रम मुक्त आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने और शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये रहा चैप्टर 2 पेपर 1 और इसका पहला प्रश्न, जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी है। और इस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारी की सारी इस PDF में देखने को मिलेंगी। दोस्तों मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें जो आपके लिए शिक्षण सामग्री है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको स्किप किए बिना देखेंगे तो आपसे ऐसा कोई प्रश्न नहीं है एग्ज़ाम में जो इस चैप्टर से आए और ना बने। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जल्दी ही इस श्रृंखला का जो पेपर 1 का चैप्टर 3 है वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। और बाकी के जितने भी वीडियो हैं इसी चैनल पे अपलोड हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।